एक कहावत भी है कि कलयुग में ऐसा कहा जाता है ना कि अपना कोई नहीं होगा, और आज देखने को भी मिलेगा। आज आपको जब देखेंगे कोर्ट में मामला ना, तो विवाद किसका है, तो भाई भाई का। मतलब क्या, संपत्ति का विवाद है, भाई बहन का विवाद है, पिता और बेटे का विवाद है, ऐसे ऐसे विवाद है ना। किसी का पत्नी से विवाद है, किसी का मतलब बेटे से विवाद है, किसी का अगल जो पड़ोसी है उनके रिलेटिव है उनसे विवाद है। तो ये देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, क्या कर सकते हैं आप? बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा समस्या है कि उनका पूर्वज जो है वो संपत्ति को अलग सही से नहीं किया, आज इसलिए वो समस्या झेल रहे हैं। इसलिए कि अगर उस समय उनका कागजात सब दुरुस्त रहता तो आज आप जो झेल रहे हैं वो नहीं झेलती। इसलिए कि आपके पास ऐसा कागजात होता कि जिसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता, कागजात होता कि जिसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन पूर्वज के द्वारा जो भी हुआ मौखिक हुआ, और आज जो है वो मामला कोर्ट में एक तरह से बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या करना है, आज ऐसा कुछ सवाल है, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो देखने हैं, सुनील कुमार जी कह रहे हैं, इनका कहना है कि आज कलयुग आया है ना, आगा भाई बुआ बहन सब अपना सारा काम करा लेती है, फिर कोई जमीन होती है उसमें सोचती है अपना हक लेने के लिए। कोर्ट में जो है यहाँ पर खरी हो जाती है जमीन को, जो है यहाँ पर भाई भतीजा लड़ो उस जमीन के लिए, दूसरा भाई भतीजा फिर जो है यहाँ पे बात आ जाती है, तब अपना हिस्सा लेने के लिए वही भाई भतीजा दुश्मन बन जाता है। जमीन ना के बराबर होती है तब कोई कुछ नहीं करती। कोर्ट भी नए नए रूल निकाले, बिल्कुल जो है रूल तो एक अपनी जगह पे है, कानून को उस मामले के जो है जैसे मामले होते हैं, जो समस्या समाज में देखने को मिलता है उस तरह से नियम और कानून बनाए जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है, जरूर ये इनकी जो बातें हैं इस पे गौर जरूर करने वाली बात है कि आज देखें कि जो यहाँ पे दो भाई थे, लेकिन जब उनका परिवार बढ़ा, भाई बेटे भतीजे, तो एक तरह से उस संपत्ति के लिए विवाद शुरू हो गया। शुरू में उनका एक तरह से बीच में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। आज आप दो भाई हैं, आप अपने चचेरे भाई से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने भाई में भी आपका विवाद नहीं है। कल आपके बच्चे हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के लिए चचेरे हो जाएंगे। अब अगर मान लेते हैं आपका कागजात दुरुस्त नहीं है तो उनके बीच में भी विवाद हो जाएगा। तो मैं आपको एक बेहतर सलाह ये कि अगर आप बंटवारा कर रहे हैं तो रजिस्टर तरीके से कीजिए, ताकि ये विवाद आपके जनरेशन को देखना नहीं पड़े। मतलब आप जिस बात से सहमत हैं उस बात को मौखिक नहीं रखिए। ये बात मेरा माइंड में आप सेट कर लें। अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, एक बार कोई कानून में अगर जाएगा तो उसका वहां पे अगर एक तरह से ऐसा देखा जाएगा कि किसी प्रकार का यहाँ पे सब कुछ सही है, जो किया गया पहले वो सारा दस्तावेज सही है, तो उसका केस जो है खारिज ही होता रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर मैं 3 दिन पहले भी आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। मेरा जो है यहाँ पे जो माँ के नाम से इतना को जमीन पिताजी खरीदे थे, माँ पिताजी दोनों आदमी नहीं रहे, दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ। दाखिल खारिज करने जब भी जाते हैं तो कर्मचारी बोलता है कि आप जिस आदमी से जमीन खरीदे हैं उसके नाम से कोई जमाबंदी नहीं है, कृपा करके सही सुझाव दें। देखिए आप क्या करें, सबसे पहले कि आपका जो जमीन है, ठीक है, आपका जो जमीन लिखा गया, जो बेचा है, ठीक है, जो बेचा है, और उसका जो जमीन है, मतलब जो भी खाता है या जो भी प्लॉट नंबर उसमें है, उस प्लॉट नंबर का इंफॉर्मेशन निकालें उसी कर्मचारी से कि वर्तमान में ये किसके नाम पे है और जो बेचा है उससे उसका क्या रिलेशन है, वो किस आधार पे उस संपत्ति को बेचा है। ठीक है, जो भी बेचा है वर्तमान में वो जो प्लॉट होगा उसका कोई तो रिकॉर्ड होगा उस कर्मचारी के पास, उनके पास तो रिकॉर्ड होगा। आप उनके रजिस्टर से ये इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास करें और उसके बाद आप ये देखें कि ये एक्चुअली अगर बेचा है तो वो उसका किस आधार पे बेचा, क्या रिलेटिव था, बेटा था, भतीजा था, जो भी होगा।
तब उसके बाद आप प्रयास कर सकते हैं, तो आपका जो है वो दाखिल खारिज संभव है, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे आप जिनके नाम से संपत्ति खरीदा गया वो अब जीवित भी नहीं है, तो आपको इनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। सवाल है कि मेरे पिताजी के मौसी के लड़के जो बचपन से मेरे पिता के पास रहते थे, उनके माता पिता की मौत हो गई थी। बड़े होने के बाद शादी की जो है यहाँ पे, जब 1 साल पहले शरीर से कमजोर हो गए तो अपनी जमीन जायदाद का जो है वसीयतनामा हम तीनों के नाम कर दिया। बाद में बड़े भाई ने उनकी इच्छा के बिना गलत तरीके से उनकी जायदाद अपनी पत्नी के नाम करवा लिया। सर इसमें कुछ हो सकता है? देखिए, अगर वसीयत किया गया है और रही बात कि उनकी इच्छा के बिना गलत तरीके से जायदाद अगर जो है पत्नी के नाम करवा लिया, तो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। वो आपको गलत साबित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है गवाह की भी जरूरत पड़ेगी कि पहले तो वसीयत किया गया, बाद में हाँ क्या होता है कि दोबारा एक बार कोई वसीयत कर दिया गया, जब तक मान लेते हैं वो जीवित हैं और वो दोबारा चाहे कि दोबारा वसीयत करना, तो पहले वाला वसीयत जो होता है वो अमान्य हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रयास आपको करना है कि आपके पक्ष में कुछ गवाह हो जो कि दोबारा जो जिस तरीके से उन्होंने किया, गलत तरीके से किया, ठीक है, तो वो आप उसको गलत साबित कर सकें कोर्ट में। आपके पास वैसे प्रूफ है जो आप अपने वकील को बताएंगे, ताकि आप उसको गवाह हो जो कि बताएंगे कि आप उसको गलत साबित, अगर गलत साबित नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत होगा। अगला सवाल है कि मेरे फादर ने अपने बेटी को जो है पंचनामा में जमीन दिया, मगर उनके 4 बेटे हैं, जिसमें से 2 ने साइन किया है और 2 ने साइन नहीं किया। वो पंचनामा वैलिड है सर, प्लीज रिप्लाई। तो बेटी है, उनको अपने पंचनामा में जमीन दिया है, लेकिन उनके जो 4 बेटे हैं जिसमें से 2 ने साइन किया और 2 ने नहीं किया, तो वो पंचनामा वैलिड है। देखिए यहाँ पे जब 2 साइन नहीं किया तो मतलब वो उसको उस पे एतराज है, तो वो किस प्रकार का पंचनामा हुआ? ठीक है, कोर्ट में ऐसा कोई पंचनामा का मान्यता नहीं होता है। आप उसको देखिए, कोर्ट इसलिए है ना कि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपर जाइए। आज आप सिविल न्यायालय में मान लेते हैं केस हार गए, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो यही होता है ना कि आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो हम पंचनामा कोई कर दिया, ठीक है, वो अपना सारा दस्तावेज भी तैयार करा लिया, लेकिन आप उसको तोड़ सकते हैं, इसलिए कि आप उस चीज से संतुष्ट नहीं है। अगर आप संतुष्ट होंगे तो ठीक है। अगला सवाल है कि सर हमारे पिताजी 5 भाई थे, चचेरे भाई मिलाकर उन्हीं 5 भाई के नाम से खतियान है। सर उसमें 9 खेसरा है, इनमें से एक आदमी अपना हिस्सा बेटे के नाम पर रजिस्टर कर देता है। सर केवाला में 9 खेसरा दर्शाया गया सर, उसमें से 4 खेसरा का मोटेशन हो गया, जमीन भी पूरा कर लिया सर, आगे कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा? देखिए यहाँ पे अगर 5 भाई थे और उन्हीं 5 भाइयों के नाम से अगर खतियान आपका कायम है, जो भी जितना भी खिसरा है, लेकिन अगर एक आदमी अपना हिस्सा बेटे के नाम पर रजिस्टर कर देता है, नहीं भी करेगा तो उसका बेटा का तो हिस्सा होगा ही। लेकिन अगर आप उससे उस बात को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो अपना हिस्सा किया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है गलत किया तो आप एक्शन ले सकते हैं, आपने सपोर्ट नहीं किया तो। लेकिन अगर केवाला में 9 खेसरा दर्शाया गया, उसमें 4 खेसरा का मोटेशन भी हो गया है, तो देखिए दिक्कत होने का मतलब क्या है? हिस्सेदार है, अगर उसको आपत्ति है, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, कोई जाके मान लेते हैं वो एक और हिस्सेदार और कोई संपत्ति किसी को लिख दे, अपनी पत्नी को लिख दे, बेटे को लिख दे, अगर वो गलत है, एक प्लॉट में अगर 5 हिस्सा होना चाहिए था, वो कीमती प्लॉट है, 5 हिस्सा सही ढंग से नहीं हुआ, उससे कोई संतुष्ट नहीं है और उस पर कोई हिस्सेदार एक्शन लेगा, तो कानून तो सबके लिए समान है। ऐसा थोड़ी है कि कोई रजिस्टर कर दिया तो उसके लिए अलग रूल है। तो यहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जब कोई एक्शन लेगा। तो अगर किसी को आपत्ति नहीं है, अपना हिस्सा लिया हुआ, आप रजिस्टर कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत आगे चल के नहीं होगा। और किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी होता है लोगों को, तो उसका भी समय होता ही नहीं कि आप 50 साल बाद ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं।
अगला सवाल है कि सर हमारा मकान नगर निगम की टीपी स्कीम के तहत आता है और हम वहाँ 25 साल से रह रहे हैं, हमारे वहाँ पर नगर निगम से पानी बिल बिजली सब कुछ है आता है, हमारे नाम से होगा। देखिए, अगर कोई लीगल तरीके से अगर आपको अप्रूव हुआ है मकान और उसका सरकार का अपना नियम है, ठीक है, तो आप अगर सोचते हैं निजी करवाना तो उतना संभव नहीं है। दूसरा है कि अगर मान लेते हैं उसको आप एक तरह से कब्जा करके लेकिन आप लंबे समय से रह रहे हैं तो आपको इतना हटाना भी जो है आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ गवर्नमेंट का रूल है, नियम है, उसी नियम को फॉलो करते हुए आपको दिया गया है कि आपको कब तक रहना है, क्या सारा प्रक्रिया है। कि क्या होता है कि किसी प्रकार का अगर लीज बन गया, अगर वो लीज मान लेते हैं 20 साल का ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो लीज है, 20 साल के बाद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी संपत्ति को 12 साल से कब्जा करके सिर्फ रख लेते हैं और वहां संपत्ति का मालिक एक बार भी नहीं जाता है, किसी प्रकार का कोई केस फाइल कर सकता किया है, तो वो संपत्ति का मालिकाना हक यानी प्रतिकूल कब्जा का कानून ये कहता है कि वो केस फाइल कर सकता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ऐसे डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कि उसको हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरे पिता की डेथ हो गई है और मेरी 3 सिस्टर है, मुझे मेरी जमीन कैसे मिलेगी, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 3 सिस्टर है तो आप एक पिता की डेथ हो गई है, एक दस्तावेज तैयार कीजिए, उसमें जो पिता के नाम से संपत्ति है सारा इंफॉर्मेशन दर्ज कीजिए। उसके बाद जो है जितने भी सिस्टर है उनका सपोर्ट की जरूरत है वहां पे, ठीक है, मतलब एनओसी चाहिए कि सिस्टर के संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो इस बात से सहमत है कि संपत्ति भाई का ही होगा। तो उसके बाद अगर वहां से एनओसी आपको मिल गया ना, तो फिर आप उसका दाखिल खारिज मोटेशन कायम अपने नाम पे करवा लेंगे। यहाँ पे पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। सिर्फ आपको किसी प्रकार का अपने से करवाने में दिक्कत है तो आप किसी एक तरह से वकील से संपर्क कर सकते हैं या किसी प्राइवेट अमीन से भी संपर्क कर सकते हैं जो क्षेत्रीय है, सारा दस्तावेज वो तैयार आपका करवा देंगे। अगला सवाल है, जमीन विवाद होने पर बाप को सजा होनी चाहिए क्योंकि सही समय पर सही बंटवारा नहीं करते हैं, इसलिए बाप को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, समय ऐसा है कि पहले उतना लोग एजुकेटेड नहीं थे, उतना दस्तावेज के पास उनका उतना नॉलेज नहीं था और कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना उतना आसान नहीं था, इसलिए ये चीज बिल्कुल गलत है। पहले जो किया गया, लेकिन आज भी आपकी संपत्ति, आपकी हिस्सेदारी कोई नहीं छीन सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आपको लड़ना पड़े, लेकिन कोई छीन नहीं सकता। इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।